Hello everybody. In this lecture we will see the MCQs of life process. लाइफ प्रोसेस के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि MCQs के अंदर कौन कौन से किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जितने भी टॉप 50 क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, बिल्कुल बेसिक से लेके और एडवांस तक यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस को इकट्ठा किया है। तो पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब। मतलब आपकी बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा प्रोसेस हो, उसको क्या कौन सा प्रोसेस बोलेंगे जो कि आपकी बॉडी के लिए मेंटेनेंस जॉब को परफॉर्म करता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या लाइफ प्रोसेस बोलेंगे, लाइफ प्रोसीडिंग बोलेंगे, लाइफ मेंटेनेंस बोलेंगे, नन ऑफ द अबव। तो देखो लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्यों बोलेंगे लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस का बेसिकली मतलब क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक पूरा सिस्टम बनाते हैं और आपकी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं। तो तब जाके आपकी लाइफ क्या करती है, प्रोसेस करती है। आप मूव मतलब चल पाते हो, रिप्रोड्यूस कर पाते हो, एक्सक्रीट कर पाते हो, रेस्पिरेशन कर पाते हो। तो ये सारे के सारे लाइफ के प्रोसेसेस है। ओके, समझ में आया? लेट्स मूव फर्दर। सेकेंड क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड। आउटसाइड मतलब बाहर से ऑक्सीजन को लेना बॉडी के अंदर और इसको यूज़ करना। प्रोसेस ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, मतलब फूड को ब्रेक डाउन करने में, किसमें? फूड को ब्रेक डाउन एनर्जी में किया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, क्या नाम होगा इस प्रोसेस का? तो ऑप्शन दिए हुए, रेस्पिरेशन होगा कि डाइजेशन होगा कि ट्रांसपोर्टेशन होगा कि एक्सक्रीशन होगा। तो देखो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंस समझो। ऑक्सीजन को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, उसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। लेकिन ऑक्सीजन को लेके फूड को, मतलब फूड प्लस में ऑक्सीजन जो आपकी एनर्जी आपको प्रोड्यूस करके देती है, इसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। याद रखना, फूड के साथ में जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है आपको एनर्जी मिलती है, तो इसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन इज़ योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस समझना होगा बिटवीन द आपका रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच में। तो ब्रीदिंग का मतलब होता है कि इनहेल और एक्सेल करना ऑक्सीजन का या फिर एयर का, इनहेल और एक्सेल करना, इसको ब्रीदिंग बोलते हैं। और रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि आपने जो ऑक्सीजन ली है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाके, या बोल दो कि ग्लूकोज के साथ मिलके, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12 और O6। ग्लूकोज के साथ में अगर ऑक्सीजन को मिला दूं मैं, और आपको यहाँ पे क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, प्लस में आपको H2O मिलता है, पानी मिलता है, प्लस में CO2 मिलता है। तो जो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा किसके साथ मिलके? ग्लूकोज के साथ में मिलके। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो डिफरेंस याद रखना है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। लेट्स मूव फर्दर। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, द वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव फ्रॉम द बॉडी। आपने कुछ भी खाया तो आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा वो बॉडी से बाहर निकलेगा। दो फॉर्म में आपको वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकलेगा, एक तो सॉलिड फॉर्म में और एक आपका लिक्विड फॉर्म में। तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन बोलेंगे, रेस्पिरेशन बोलेंगे, डाइजेशन बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। तो देखो दो तरीके से आपका सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर निकलता है, उसको हम एक्सक्रीट करना या एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो एक्सक्रीशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जो आपका यूरिन होता है, जो आपका स्टूल होता है, वो आपका क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीट होना। फोर्थ क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, फॉलोइंग आर ऑटोट्रॉप्स। इनमें से कौन है जो ऑटोट्रॉप्स होता है? सबसे पहले आपको ऑटोट्रॉप के बारे में पता होना चाहिए। ऑटो मतलब अपने आप, ऑटोट्रॉप्स मतलब जो अपने आप अपना खाना खुद बनाए, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। तो कौन कौन है जो कि ऑटोट्रॉप्स हैं? ग्रीन प्लांट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, एंजाइम होते हैं, या फिर ग्रीन प्लांट और बैक्टीरिया दोनों होते हैं। तो देखो ऑटोट्रॉप आपके ग्रीन प्लांट तो होते ही होते हैं। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना खुद की बॉडी से ही बना लेते हैं। और कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं। तो आप बोल सकते हो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही करेक्ट हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ऑप्शन डी इज़ द योर करेक्ट आंसर। क्यों? ग्रीन प्लांट्स की वजह से भी आपका क्या होता है, वो ग्रीन प्लांट खुद का खाना खुद बनाते हैं, खुद की बॉडी से बनाते हैं। और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो भी अपना फूड खुद ही बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका, फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द हेट्रोट्रॉप। तो हेट्रोट्रॉप का मतलब जस्ट ऑटोट्रॉप का उल्टा। हेट्रोट्रॉप जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप के ऊपर डिपेंड होते हैं। मतलब जैसे आप और हम क्या है, एक हेट्रोट्रॉप है, प्लांट्स को खा के हम जिंदा रहते हैं, तो हम हेट्रो हैं। हेट्रो मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड है, हम हमारी खुद की बॉडी से खाना नहीं बना सकते। तो हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं?
उनके लिए ये स्टेटमेंट्स आपको पढ़ के बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बोला है कि हेट्रोट्रॉप्स सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द ऑटोट्रॉप। बिल्कुल एग्जैक्टली ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। दूसरा भी पढ़ लेते हैं। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स एनिमल एंड फंजाई। बिल्कुल ये भी करेक्ट है, मतलब कि हेट्रोट्रॉप के अंदर एनिमल्स आते हैं सारे, और जितने भी फंगस होता है वो भी आपका हेट्रोट्रॉप के अंदर आता है। सी ऑप्शन भी पढ़ते हैं। इन हेट्रोट्रॉप्स के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर वंस। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि स्टार्च हो गया, वो सिंपल फॉर्म में टूटता है और हमें एनर्जी देता है, जो भी हमें बॉडी को चाहिए वो देता है। तो सी, ए, बी, सी तीनों ऑप्शन ठीक है, तो आप बोल सकते हो ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे तीनों ऑप्शंस ठीक होने की वजह से आप ऑल ऑफ द अबव पे टिक करोगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय। देखो यहाँ पे बोला है कि ये बताओ कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जैसे कि आपका एक प्लांट है, प्लांट भी एक ऑटोट्रॉप है, एग्जैक्टली प्लांट एक ऑटोट्रॉप है। इसको सनलाइट मिल रही है, इसको क्या मिल रहा है, सनलाइट मिल रही है, सन से एनर्जी लेता है और रूट से यहाँ पे H2O लेता है और यहाँ पे ये ग्रो करता है। ठीक है, ये तो बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये प्लांट्स क्या करते हैं, सन से सनलाइट ले ली, रूट से H2O ले ली, लेने के बाद में इन्होंने पूछा है कि कार्बन और एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है ऑटोट्रॉप्स की, वो किस प्रोसेस से ली जाती है। एंजाइम से लेते हैं, फोटोसिंथेसिस से लेते हैं, बैक्टीरिया से लेते हैं। तो देखो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि प्लांट्स के अंदर होता है और ये जितने भी कार्बन, एंजाइम, एनर्जी सबकी ज़रूरत को फुलफिल करता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसकी वजह से जो आपका ऑटोट्रॉप ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिलमेंट करता है उसका। आगे चलते 7th पे, आपको यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है स्टार्टिंग में ही, आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। इनमें से कौन सा होता है जो कि प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। देखो आपको पता है कि ह्यूमंस के अंदर, हमारे अंदर जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। प्लांट्स को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लांट्स को भी आपका C6, S12 और O6, ठीक है, मतलब यहाँ पे कौन आएगा, O6 किसका फॉर्मूला है, मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो आप बोल सकते हो कि प्लांट्स के अंदर भी जो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स का ही होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर होगी बात। लेट्स मूव फर्दर। द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन कौन से इवेंट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में पता होना चाहिए। देखो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने लाइफ प्रोसेस का चैप्टर पहले नहीं पढ़ा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, आप जस्ट क्लिक करके पहले उसको देख लो। फिर जो वो वीडियो देखोगे आप लाइफ प्रोसेस का, उसके अंदर मैंने इस MCQ का भी लिंक दे रखा है। उसको देखने के तुरंत बाद में आप इस MCQ को लगाओगे तो आपका दोनों चीज़ें, क्वेश्चंस भी और कॉन्सेप्ट दोनों तैयार हो जाएंगे। देन एग्ज़ाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन 95% क्वेश्चन आप बिल्कुल ठीक कर पाओगे। तो इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको फोटोसिंथेसिस अच्छे से पता होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को सन से सनलाइट मिलती है और रूट से वाटर मिलता है और यहाँ पे ऑक्सीजन मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और ऑक्सीजन और शुगर मतलब स्टार्च वो रिलीज़ करता है। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर बेसिकली आपको क्या क्या प्लांट लेता है, सनलाइट लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है रूट से, और इनको तीनों को लेने के बाद में प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और शुगर प्रोड्यूस करता है। तो फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड ये आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनको आपको पढ़ के आंसर देना है। तो पहले स्टेटमेंट था एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। एग्जैक्टली जो लाइट एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्व क्लोरोफिल करता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, आप बोल सकते हो। ऑप्शन बी के अंदर लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू द आपका केमिकल एनर्जी। बिल्कुल ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट सी आपको देखना है कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल यही करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वो कार्बोहाइड्रेट, या बोल दो कि शुगर के अंदर, ग्लूकोज के अंदर। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, ग्लूकोज का C6H12O6, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों ही करेक्ट हैं। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर ये चीज़ें होती हैं और आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी इज़ योर आंसर। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। 9th के अंदर बोला है कि क्लोरोफिल जो होता है वो कहाँ पे होता है, लीव्स में होता है, स्टेम में होता है, रूट में होता है, लीफ और स्टेम दोनों में ही होता है।
तो देखो मैं आपको बता देता हूँ क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल एक तरीके का एक ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। तो प्लांट जहाँ से भी आपको ग्रीन दिखेगा वहाँ पे ये आपको प्रेजेंट मिलेगा। तो लीफ में भी प्रेजेंट मिलेगा और स्टेम में भी प्रेजेंट मिलेगा। तो ऑप्शन डी इज़ योर एग्जैक्ट आंसर, ऑप्शन डी, क्योंकि लीफ के अंदर भी होता है और स्टेम के अंदर भी। स्टेम भी आपकी ग्रीन होती है और लीफ भी आपकी ग्रीन होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला है कि टाइनी पोर्स, छोटे छोटे छेद जो होते हैं आपके लीफ के सरफेस के ऊपर, उनको क्या बोलते हैं? तो बताओ क्या बोलते हैं। अगर आपने चैप्टर देखा है लाइफ प्रोसेस मेरा तो आपको पता होगा। तो उसको स्टोमेटा बोलते हैं। कैसा दिखाई देता है स्टोमेटा? कुछ ऐसा दिखाई देता है। जो आपका लीफ होता है उसके छोटे से पार्ट में, जो आपके लीफ के छोटे से पार्ट में जो जो छोटे छोटे होल होते हैं, इनको ही हम स्टोमेटा बोलते हैं। क्लियर होगी बात? ओके। अब हम स्टोमेटा, आपको क्लियर हुआ कि स्टोमेटा क्या होता है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा ऑप्शन ए। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। आपका 11th क्वेश्चन, इसमें बोला है फॉलोइंग यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप। अपसाइड जो होता है वो कौन सी चीज़ है जो रूट से जाती है? पानी जाता है, नाइट्रोजन जाता है, मैग्नीशियम जाता है, कौन जाता है? तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में पानी यूज़ होता है जो कि रूट लेता है। तो ऑप्शन ए इज़ ओनली आंसर। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम भी तो रूट से ही जाते हैं, लेकिन इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सी चीज़ जाती है। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर वाटर ही यूज़ होता है, तो वाटर ही जाएगा ना। नेक्स्ट है यहाँ पे 12th क्वेश्चन के अंदर बोलता है एग्जाम्पल्स ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। देखो यहाँ पे बोला है कि ये बताओ कि कुछ ऑर्गेनिज्म है जो ब्रेक डाउन फूड मटेरियल आउटसाइड फूड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और फिर बॉडी को कंज्यूम एब्जॉर्व करते हैं बॉडी के अंदर लेके। तो फंगस ऐसा करता है, बिल्कुल ऐसा करता है फंगस। यीस्ट ऐसा करता है, बिल्कुल करता है। मशरूम ऐसा करता है, बिल्कुल करता है। तो आप बोल सकते हो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। लेट्स मूव फर्दर। एग्जांपल्स ऑफ सम ऑर्गेनिज्म विच derive न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग दैम। उनको देखो क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो किसी भी एक प्लांट और एनिमल को होस्ट बनाते हैं। प्लांट के ऊपर जैसे आके बैठ जाएगा, अमरबेल का नाम सुना होगा जिसको हम कसकटा बोलते हैं, और वो आके प्लांट के ऊपर बैठ जाता है और उसको मारता नहीं है प्लांट को, वो उसके अंदर रहता है, उसको होस्ट बना लेता है, उससे न्यूट्रिशन लेता है और खुद को भी सर्वाइव करता है और उस प्लांट या एनिमल को भी जिंदा रखता है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकता है? कसकटा इज एग्जाम्पल, जिसको हम अमरबेल बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। एक होता है आपका टिक्स, ये भी एक एनिमल है, छोटा सा इंसेक्ट जैसा, जो दूसरे एनिमल्स के अंदर रहता है और खुद की लाइफ को भी सर्वाइव करता है और दूसरे एनिमल को मरने भी नहीं देता। और लीचेस जो होते हैं वो भी दूसरे के अंदर रह के होस्ट बना के खुद भी जिंदा रहते हैं, उसको भी मरने नहीं देते। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर कि ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही एग्जाम्पल आपके ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे आपको पहले ब्लैंक दिया हुआ टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन। मैंने पहले ही आपको फिगर दे दिया, आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आंसर क्या होने वाला है। तो जो अमीबा होता है वो एक फिंगर लाइक एक्सटेंशन बना लेता है, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना लेता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? सूडो मतलब नकली, पोडिया मतलब हाथ जैसा स्ट्रक्चर। तो ये आपको याद रखना है कि सूडोपोडिया का मतलब होता है कि हाथ जैसे एक स्ट्रक्चर बना लेता है फूड को एब्जॉर्व करने के लिए, अमीबा। तो आंसर क्या होगा? अमीबा विल बी योर आंसर। आगे देखते हैं। द डैश, आपको ब्लैंक दे रखा है, इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। उस लॉन्ग ट्यूब को क्या बोलते हैं जो मुंह से लेके और एनस तक लॉन्ग ट्यूब की फॉर्म में आपके बॉडी में रहती है? तो उसको हम एसोफेगस भी नहीं बोलते हैं, एसोफेगस बिल्कुल नहीं बोलते हैं। डायफ्राम तो बोल ही नहीं सकते, बाइल डक्ट भी नहीं बोल सकते, तो एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं। जो मुंह से लेके पूरा का पूरा आपके पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन तक जाती हुई एनस तक टच करते हैं, इस पूरी की पूरी कनाल को या ट्यूब को हम एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज। कौन सी चीज़ रिलीज करती है गैस्ट्रिक ग्लैंड? अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। और वही ग्लैंड पेप्सिन और म्यूकस को भी रिलीज करती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में रिलीज होता है? तो देखो, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, बिल्कुल नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, बिल्कुल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ऐसा एसिड होता है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से पेप्सिन और म्यूकस के साथ में रिलीज़ किया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला आपका क्या होता है? HCl होता है, जो कि कौन रिलीज़ करता है? आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज़ करती हैं। आगे मूव करते हैं। फॉलोइंग हैज़ द शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। इनमें से हर्बीवोरस और कार्निवोरस में से कौन सा ऐसा, कार्निवोरस की हर्बीवोरस, कौन ऐसा है जिसकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंटेस्टाइन की साइज़ किस पे डिपेंड करती है।
देखो ध्यान से, जो घास फूस ज़्यादा खाते हैं तो उनकी इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबी होती है, क्योंकि उसको स्टार्च को एब्जॉर्व करने में क्या लगता है, आपको टाइम लगता है। तो घास फूस कौन खाते हैं, हर्बीवोरस, तो इनकी इंटेस्टाइन कैसी होगी, लॉन्ग इंटेस्टाइन। और शॉर्ट इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत किसकी होगी, कार्निवोरस की। तो यहाँ पे शॉर्ट बोल दो, या फिर आप बोल सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल मतलब छोटी, लेंथ में छोटी होती है एज कम्पेयर टू हर्बीवोरस। तो कार्निवोरस इज योर आंसर। तो कार्निवोरस की जो इस इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो छोटी होती है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे मैंने आपको लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे आप देख पाओगे, डाइजेशन ऑफ द सेल्यूलोज टेक लॉन्गर टाइम। सेल्यूलोज को कौन खाता है भाई, सेल्यूलोज को कौन कंज्यूम करेगा बताओ, सेल्यूलोज को कंज्यूम कौन करेगा, जो कि हर्बीवोरस, हर्ब्स खाएगा। और कौन ऐसा होगा जो कि आपका कार्निवोरस होगा, कार्निवोरस वो होगा जो कि आपका क्या खाएगा, जो आपका एनिमल्स को खाएगा। तो उनकी क्या होती है, छोटी होती है, इंटेस्टाइन छोटी होती है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। द एंजाइम प्रेजेंट इन सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस फाइनली कन्वर्ट द, इन्होंने बोला है कि ये बताओ मुझे, ये बताओ कि जो एंजाइम्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो एंजाइम्स प्रेजेंट इन सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस फाइनली कन्वर्ट, जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन को क्या एमिनो एसिड में बदल देते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देते हैं। देखो प्रोटीन जो होता है उसका सिंपलर फॉर्म एमिनो एसिड होता है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकंड है आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है, सिंपलर फॉर्म में बदल जाता है। फैट जो होता है वो फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल में बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये आपको याद रखना है कि जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर वो चीज़ों को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। क्लियर होगी बात, लेट्स मूव फर्दर। बोला द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ द न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इनको क्या बोलते हैं, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, देखो मैं दिखाता हूँ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर साइड मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इनको क्या बोलेंगे भाई, इनको बोलते हैं विलाय। क्या बोलते हैं, विलाय, VILLI। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। विलायस बोलते हैं, ये क्या करता है, ये जब फूड यहाँ से पास होता है तो ये विलाय आपके जितने एक्टिव होंगे उतना ज़्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। बोलते हैं ना कि हमको मैदा नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि विलायस के ऊपर चिपक जाता है, फिर एब्जॉर्प्शन रेट कम हो जाती है हमारी बॉडी की। तो जो फूड का जो भी न्यूट्रिशन होता है उसको एब्जॉर्व करने का काम इन विलायस का ही होता है। ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो अपने आप, नहीं, विलायस छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिंगर लाइक बोल दो, हेयर लाइक बोल दो। तो वो क्या करते हैं, वो एब्जॉर्व करते हैं न्यूट्रिशन को फ्रॉम द फूड। लेट्स मूव फर्दर। ग्लूकोज इज अ डैश कार्बन मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं, मैं इसीलिए बार बार बता रहा था ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। तो मुझे बताओ कि ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन हुए, 6 कार्बन हुए ना, तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फर्दर। ये आपका ग्लूकोज का रियल फॉर्मूला होता है C6। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है यहाँ पे, C6H12O6। आगे चलते हैं। पायरुवेट इज डैश कार्बन मॉलिक्यूल। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि पायरुवेट होता क्या है। तो जब आपका ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन से मिलके टूटता है तो दो सिंपल फॉर्म में टूटता है, दो कार्बन। देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था, ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12 और O6। जब ये ऑक्सीजन से मिलेगा तो ये सिंपल फॉर्म में टूटेगा, और वो सिंपल फॉर्म क्या होगी, वो सिंपल फॉर्म होगी C3H6O3 और C3H6O3। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स को हम पायरुविक एसिड्स बोलते हैं, C3H6O3 को हम पायरुविक एसिड बोलते हैं। तो इसमें कितने कार्बन है, इस पायरुविक एसिड या पायरुवेट में कितने कार्बन है, एक में तो 3 है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात। ये इस प्रोसेस को, ग्लूकोज के पायरुविक एसिड में टूटने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। समझ में आ गई बात। तो ग्लाइकोलाइसिस कुछ नहीं होता है, ग्लूकोज टूट जाए अगर आपका दो पायरुवेट्स में, उसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। क्लियर, लेट्स मूव फर्दर। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन इज कॉल्ड। देखो अगर आपका ग्लूकोज जो है C6H12O6 जो है
वो अगर टूटता है यहाँ पे C6 S12 और O6, अगर ये ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो उसको बोलते हैं एरोबिक, हवा की प्रेजेंट में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो उसको बोलते हैं एनारोबिक। क्या बोलते हैं? एनारोबिक। ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। बोला है कि एब्सेंस ऑफ द एयर, तो इसको बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेट्स मूव फर्दर। देखो एनारोबिक एरोबिक मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जब भी होता है तो दो चीज़ें बनती हैं। क्या बनती है? एक तो लैक्टिक एसिड बनता है। अगर आपने चैप्टर देखा है तो आपको लैक्टिक एसिड पता होगा कि कैसे बनता है, क्यों बनता है, कहाँ बनता है। लैक्टिक एसिड कब बनता है? जब आप मान लो रनिंग कर रहे हो तो आपके मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं, दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपके मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होने लग रही है। तो लैक्टिक एसिड की वजह से आपके क्रैम्प आते हैं। और आपने देखा होगा कि जो अल्कोहल होता है, जो अल्कोहल का फर्मेंटेशन होता है, वो भी क्या होता है? एक एनारोबिक प्रोसेस होता है। और एरोबिक प्रोसेस होता है जब आपका जो पायरुवेट है वो ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ग्लूकोज टूटता है तो उसको हम एरोबिक बोलते हैं। तो याद रखना कि जो आपका ग्लूकोज होता है अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटे तो उसको एरोबिक, और जब ऑक्सीजन नहीं हो फिर भी टूट जाए तो एनारोबिक। एनारोबिक में बहुत कम एनर्जी और एथेनॉल और आपका लैक्टिक एसिड में से दोनों में से एक चीज़ बन जाती है। ओके, आगे चलते हैं। लैक्टिक एसिड इज़ अ डैश कार्बन मॉलिक्यूल। लैक्टिक एसिड के अंदर कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं? तो देखो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला याद रखना C3H6O3। याद रखने की ज़रूरत है नहीं वैसे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन कैसे पता होगा? अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तभी तो आपको नंबर ऑफ कार्बन पता होगा। तो C3H6O3, तो कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो आप बोल सकते हो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 3 कार्बन। आगे चलते हैं। यहाँ पे ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। इन तीनों में से कौन कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस करता है? तो मैं बार बार आपको बता ही रहा था कि जब आपका ग्लूकोज C6 S12 और O6, यहाँ पे O6 जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा ना, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो एनर्जी तो बनाएगा ही बनाएगा, ऑफ कोर्स एनर्जी तो मिलेगी ही मिलेगी। साथ में आपको यहाँ पे H2O बनेगा, H2O भी मिलेगा, प्लस में यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी जो कि हम एक्सेल करते हैं नॉस्ट्रिल्स, नाक के थ्रू। ठीक है, तो एनर्जी मिलेगी आपको, H2O प्रोडक्शन मतलब एज बाई प्रोडक्ट मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड एक बाई प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में जाता है तो पायरुवेट एसिड या पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन होता है। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया। और जब आपका ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का तो उससे एनर्जी H2O और CO2 बनती है। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? इसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोल देते हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे एनर्जी H2O CO2 तीन चीज़ें बनती हैं। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन यूज टू मेक एंड डैश मॉलिक्यूल। जो एनर्जी होती है वो कौन से मॉलिक्यूल को यूज़ करके रिलीज़ की जाती है? समझ पा रहे हो ना? जब आप रनिंग करते हो आपको एनर्जी चाहिए तो किस फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में? तो एडिनो ट्राइफॉस्फेट। देखो आपको जब भी एनर्जी आपकी बॉडी किस फॉर्म में इकट्ठी करके रखती है पता है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। और जब आप रनिंग करते हो, कोई भी वर्कआउट करते हो, कोई भी फिजिकल वर्क करते हो तो ATP जो होता है वो एडिनो डाइफॉस्फेट में बदल जाता है और आपको एनर्जी प्रोड्यूस करके दे देता है। समझ में आ गई बात? तो ATP किस में बदल जाता है? ADP में बदल जाता है और आपको एनर्जी दे देता है। इतनी बात आपको समझनी है। क्लियर होगी बात? तो आंसर क्या होगा? ATP। जो ATP होता है उसमें आपका यहाँ पे एनर्जी फॉर्मेशन होता है। लेट्स मूव फर्दर। ये मैंने कुछ समझाया हुआ है, नॉट सो इम्पोर्टेंट बट एक बार देखना ज़रूरी है। तो ATP ADP में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। जो एनर्जी होती है वो स्टोर ATP की फॉर्म में होती है लेकिन यूटिलाइज ADP की फॉर्म में होती है। 26th क्वेश्चन है ATP एडिनो ट्राइफॉस्फेट कैन बी यूज्ड इन द सेल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। पहली चीज़ प्रोटीन सिंथेसिस, कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स। जो एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है वो कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, कहाँ पे काम आ सकता है? मसल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस में आ सकता है या कंडक्शन ऑफ नर्व्स इम्पल्स के अंदर यूज़ किया जा सकता है या तीनों में ही किया जा सकता है। देखो इन तीनों में ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है।
तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी बॉडी को कहीं पे भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो जो एटीपी होता है ना, एडिनो ट्राईफॉस्फेट, वो एडीपी में बदल जाता है, एडिनो डाई में बदल जाता है। जो ट्राई मॉलिक्यूल होता है वो डाई मॉलिक्यूल में बदल जाता है और आपको एक एनर्जी अमाउंट में निकाल के दे देता है। और जो आपको एनर्जी अमाउंट में निकाल के दिया है वो एनर्जी आप यूटिलाइज कर लेते हो फॉर एनीथिंग, आपकी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है। तो इन तीनों में ही आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फर्दर। फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट लंग्स। लंग्स से जुड़ी हुई इनमें से कौन सी बातें सही है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, विद इन द लंग्स द पासेस डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब। बिल्कुल, जो लंग्स होते हैं, ध्यान से देखो लंग्स को, इनके अंदर जो यहाँ पे आपका क्या होता है, थ्रोट होता है, ट्रैकिया होता है, और जो डिवाइड हो जाता है यहाँ पे ब्रॉन्चीज के अंदर बिल्कुल स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है आपका ब्रॉन्चीज के बाद में। तो पहला ठीक है। द लंग ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज अ सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड। क्या ऐसा होता है कि लंग्स अपने एल्वियोलीज के अंदर ऑक्सीजन को इकट्ठा करके रखते हैं? बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, कि दोनों ही काम करते हैं आपके लंग्स छोटे छोटे स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड होते हैं और इनके अंदर एक अमाउंट ऑफ वॉल्यूम एयर प्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हेमोग्लोबिन, इंसुलिन या फिर एंजाइम, या नन ऑफ अबव। देखो, जो रेस्पिरेशन होता है उसका बेसिकली मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑक्सीजन को किससे मिलाना, C6H12O6 से मिला देना। और जो ऑक्सीजन होता है उसको कौन लेके घूमता है बॉडी के अंदर? ब्लड लेके घूमता है। ब्लड के अंदर कौन होता है जो कि इसको लेके घूमने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ब्लड के अंदर होता है आपका हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन किसके अंदर होता है प्रेजेंट? आपका आरबीसीज के अंदर, आर रेड ब्लड कार्ब सेल्स के अंदर होता है। तो अगर मैं फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन देखूँ तो क्या क्या होता है? इट फैसिलिटेट्स द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन को अपने अंदर कंटेन करके रखते हैं, और फैसिलिटेट्स द कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जितनी भी गैसेस का कंटेन करने का काम होता है वो यही हेमोग्लोबिन्स करते हैं। इट हैज़ द इम्पोर्टेंट रोल एज द बफर मतलब इनके अंदर सफिशेंट से भी ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भरी रहती है। इट ट्रांसपोर्ट द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे मैंने बताया कि ये एक ऐसा पैकेट है जो कि गैस को लेके घूमता रहता है ब्लड के अंदर, और ये आरबीसी रेड ब्लड कार्ब सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा। तो रेड ब्लड कार्ब सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर होगी बात? लेट्स मूव फर्दर। ये आपके आरबीसीज होती हैं, इनके अंदर यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक गड्ढे जैसा होता है। तो जैसे ही यहाँ पे क्या आता है, ये कांटेक्ट में आता है एयर के या ऑक्सीजन के, तो ये गड्ढे को भर लेता है, फूल जाता है। और कहाँ पे भरा जाता है? जो आपका गैस होता है वो भरा जाता है आपके हेमोग्लोबिन के अंदर। आगे चलते हैं। ट्रांसपोर्ट डैश डिजॉल्व इन फ्रॉम द फूड। ठीक है, इन्होंने बोला है, यहाँ पे बोला है आपका कि प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स डैश इन डिजॉल्व फॉर्म फूड। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजिनस वेस्ट, ऑप्शन सी ऑल ऑफ द अबव। जो प्लाज्मा होता है, सबसे पहले आपको प्लाज्मा के बारे में पता होना चाहिए। तो जो ब्लड होता है ना, आपका जो ब्लड होता है, ये पूरा ब्लड है, उसमें 55% आपका प्लाज्मा ही प्रेजेंट होता है। 55% आपको प्लाज्मा ही प्रेजेंट देखने को मिलेगा। 55%, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि प्लाज्मा 55% है। तो आपसे पूछा है कि ये बताओ, जो प्लाज्मा होता है वो किस किस चीज़ को कंटेन करके रखता है अपने अंदर? क्या फूड को, क्या कार्बन डाइऑक्साइड को, क्या नाइट्रोजिनस वेस्ट को कंटेन करके रखता है? तो तीनों ही चीज़ें प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ योर आंसर, कि ऑल ऑफ द अबव, एवरीथिंग प्रेजेंट इन प्लाज्मा लाइक फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजिनस वेस्ट, ये तीनों ही चीज़ें आपकी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट आपका फॉलोइंग हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। देखो, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी मैंने बताया कि जो ब्लड होता है उसका हेमोग्लोबिन जो होता है, जो आरबीसी होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है गैसियस चीज़ों को अपने अंदर कंटेन करने के लिए। तो जो आपका ऑक्सीजन होगा वो भी ट्रांसपोर्ट किया जाएगा,
जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो भी ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि दोनों ही चीज़ें आपकी ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू द ब्लड। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है कि बोथ ए एंड बी। 32 यहाँ पे बोला है कि फॉलोइंग इज या आर ट्रू अबाउट द हार्ट। जो आपका दिल होता है उससे रिलेटेड कौन सी बातें सही हैं, कौन सी बातें गलत हैं। तो यहाँ पे आपको बोला है पहला ऑप्शन, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द लेफ्ट आर्टियम। इसको समझने के पहले आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हार्ट का फंक्शन कैसे होता है, दिल काम कैसे करता है। मैं यहाँ पे दिल बना देता हूँ ना, जैसा आप दिल समझते हो वैसा ही बना देता हूँ। ये दिल है, क्या है, मान लेते हैं दिल है। यहाँ पे इसके मैं 4 पार्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपका लंग्स बना देता हूँ, ये आपके लंग्स हैं, ठीक है। और ये जो होता है लंग, वहाँ से इस तरीके से यहाँ से ब्लड आता है और ये हार्ट के अंदर जाता है। और यहाँ से ब्लड जो होता है वो निकल के पूरी की पूरी आपकी बॉडी के अंदर जाता है। और बॉडी से यहाँ पे जाता है और उसके बाद में ये वापस लंग्स के पास चला जाता है, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से आपका ब्लड का सर्कुलेशन आपकी बॉडी के अंदर, दिल के अंदर, हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पूछा है कि ये बताओ आप मुझे कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जो लंग्स से निकल के आया है, जो लंग्स से निकल के आया है, क्या वो यहाँ पे लेफ्ट आर्टियम में होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लेफ्ट और आर्टियम, और नीचे वाले को बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और इधर वाले को क्या बोलेंगे? राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल। तो समझ में आ गया, लेफ्ट आर्टियम एंड वेंट्रिकल और राइट आर्टियम एंड वेंट्रिकल दोनों समझ में आ गया। तो ऑप्शन ए बोला है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वो लेफ्ट आर्टियम में आता है, बिल्कुल आता है। लंग्स से जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो कहाँ आ रहा है? लेफ्ट आर्टियम में आ रहा है। तो बिल्कुल पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरे में बोला है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट आर्टियम एज इट रिलैक्सेस। देखो, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कम्स फ्रॉम द बॉडी, जो बॉडी से आ रहा है ना, यहाँ से देखो, ये जो ब्लड लेके जाएगा वो क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड होगा। ये वाला जो ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा। वो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट, बिल्कुल राइट साइड के अपर, जिसको हम राइट आर्टियम बोलते हैं, वहाँ पे जाता है, बिल्कुल जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है। सी को भी देख लेते हैं। वॉल्व्स एंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द आर्टिया जिसको आर्टियम बोलते हैं, एंड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉल्व्स कहाँ होती है, मैं आपको बताता हूँ वॉल्व्स कहाँ पे प्रेजेंट हो। जो आपका दिल होता है, तो जो लेफ्ट आर्टियम और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे वॉल्व होता है। ये एंश्योर करता है कि जो ब्लड फ्लो है वो नेगेटिव में ना हो, पीछे की तरफ ना जाए, ठीक है। और यहाँ पे एक यहाँ पे वॉल्व होता है और एक यहाँ पे वॉल्व होता है, दोनों जगह वॉल्व होते हैं। जो वन साइडेड ओपन होते हैं, नीचे की तरफ ओपन होते हैं, नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ। तो बिल्कुल तीनों बातें बिल्कुल ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा यहाँ पे? विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर? लेट्स मूव फर्दर, आगे की तरफ चलते हैं। एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स हैव डैश चैम्बर्ड हार्ट। आपसे पूछा है कि ये बताओ कि जो एम्फीबियंस होते हैं और जो रेप्टाइल्स होते हैं और उनके अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं दिल के अंदर, ये पूछा है। क्या 1 होता है कि 2 होते हैं कि 3 होते हैं कि 4 होते हैं? देखो, हम जो होते हैं ना, हमारे अंदर अभी मैंने आपको दिल बताया उसमें 4 चैम्बर्स थे, लेकिन जो रेप्टाइल और एम्फीबियंस होते हैं उनके अंदर 3 आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे? चैम्बर देखने को मिलेंगे। 3 चैम्बर्स देखने को मिलेंगे इस तरीके से, 3 चैम्बर्स, 1, 2 एंड 3, इस तरीके से देखने को मिलेंगे। कैसे ब्लड फ्लो होता होगा इसमें, ये एक अलग टॉपिक है, ये आपके बिल्कुल भी दूर दूर तक आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3, 3 चैम्बर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गई इतनी बात? तो एम्फीबियंस पता है क्या होता है, और जो रेप्टाइल होता है पता है क्या होता है? रेप्टाइल मतलब जैसे सांप वाँप हो गए जो रैंक के चलते हैं, तो इनके अंदर कितने आपका चैम्बर्स होते हैं? 3 चैम्बर्स होते हैं। हमारे अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं।
हाँ, दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट डैश ऑफ मर्क्यूरी। Hg को यहाँ पे मर्क्यूरी बोला है, Hg इज मर्क्यूरी, एंड द डायलोस्टिक प्रेशर इज डैश ऑफ मर्क्यूरी। कितने मर्क्यूरी मिनिमम और मैक्सिमम आपको प्रेशर देते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो नॉर्मल सिस्टोलिक और आपका डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो कितना होता है। द नॉर्मल प्रेशर, देखो सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब क्या होता है। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब होता है कि मैक्सिमम कितना जा सकता है। जो आपका स्फेगमो मैनोमीटर होता है, जो बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे ब्लड प्रेशर नापता है, आपने देखा होगा डॉक्टर्स के पास में, वो मैक्सिमम और मिनिमम कितना मेजर करते हैं। आपकी बॉडी का बीपी नॉर्मल कंडीशन में कितना मैक्सिमम और कितना मिनिमम हो सकता है। तो मैक्सिमम जो हो सकता है वो हो सकता है आपका 120 mm, और मिनिमम जो हो सकता है वो हो सकता है यहाँ पे 80 mm। तो 120 और 80 के बीच में यहाँ पे आपका रेंज करता है इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। मैंने अभी नाम बताया था, बताओ कमेंट बॉक्स में लिखो कि क्या आएगा। ऑप्शन ए की, बी की, सी की, डी। पॉज द वीडियो राइट नाउ। अभी की अभी आपको वीडियो पॉज करनी है प्लीज़, इसी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। स्फेगमो मैनोमीटर उसका नाम होता है जो कि आपके बीपी इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बोलते हैं, और ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक और एस्टोलिक फॉर्म में, डायस्टोलिक फॉर्म में आपको चेक करके बताता है। देखो सिस्टोलिक का मतलब मैक्सिमम ब्लड प्रेशर कितना है आपका। तो जब बीपी इंस्ट्रूमेंट में मैक्सिमम ब्लड प्रेशर नॉर्मल इंसान का 120 शो करता है तो इसका मतलब है कि आपका नॉर्मल है। मिनिमम कितना होता है, तो 80 जो होता है वो मिनिमम होता है। तो ये आपको याद रखना है, 80 से 120 की रेंज में आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल इंसान का, ठीक एकदम हेल्दी इंसान का होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्फेगमो मैनोमीटर। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है आपका, डैश आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। मतलब क्या है कि जो दिल से खून को ले जाता है, दिल से खून को ले जाता है, उनको क्या बोलते हैं, ये पूछना चाह रहा है ये। तो अगर आपने चैप्टर देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि जो दिल से खून को ले जाते हैं उनको वेन्स बोलते हैं कि आर्टरीज बोलते हैं। तो जो दिल तक खून को लाता है उनको क्या बोलते हैं, तो आपको अच्छे से मालूम होगा अगर आपने चैप्टर को अच्छे से देखा होगा तो यहाँ पे जो भी अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट, दिल से ले जाता है ब्लड को। कौन ले जाता है, ये ले जाता है और बॉडी में पहुंचा देता है। तो इसको क्या बोलेंगे, आर्टरी बोलेंगे। जो दिल से कोई भी वेसल जो दिल से निकल रही है और दूसरी लंग्स पे जा रही हो या बॉडी में जा रही हो, उस वेसल का नाम आर्टरी होता है। याद रखना, उस वेसल का नाम आर्टरी होता है। और जो दिल तक पहुंचाता है, दिल तक पहुंचाता है, उनको हम वेन्स बोलते हैं। जो दिल तक पहुंचाता है, जो दिल तक पहुंचाता है, उन वेसल्स को हम वेन्स बोलते हैं। जो दिल से ले जाता है ब्लड को उसको आर्टरी, जो दिल तक पहुंचाता है उसको हम वेन बोलते हैं। क्लियर बात। आगे चलते हैं। फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर टिश्यू फ्लूइड और द लिम्स। इसमें बोला है कि लिम्स के बारे में कौन सी बातें ठीक है, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। लिम्स का दूसरा नाम टिश्यू फ्लूइड भी होता है, या फिर लिम्स बोल दो। तो लिम्स के बारे में इन तीनों चारों में से कौन सी बातें ठीक है, ट्रू है। पहली बात बोलिए, इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड। बिल्कुल ठीक है, ये प्लाज्मा जैसा ही होता है। इट इज़ कलरलेस, बिल्कुल पानी जैसा होता है ये। इट कंटेन लेस प्रोटीन, बिल्कुल ठीक है, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फर्दर। फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में 4 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कौन सी बात प्लांट्स के लिए सही है, कौन सी बात सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहली बोली, प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स। एग्जैक्टली, उनको मूव नहीं करना पड़ता तो उनको कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। बी ऑप्शन में बोला है द जाइलम मूव वाटर। बिल्कुल, जाइलम मतलब जल को मूव कराने का काम, और फ्लोएम का मतलब फूड को ट्रांसपोर्ट कराने का काम। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट, ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। तो बोल सकते हो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, मतलब सारे के सारे ऑप्शन ठीक है। द लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज। क्या बोला है इन्होंने कि प्लांट के एरियल पार्ट से, जहाँ पे हवा टच करती है, वहाँ से वाटर का लूज होना, उसको क्या बोलते हैं।
तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या ट्रांसपिरेशन बोलेंगे, रेस्पिरेशन बोलेंगे या ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे? देखो रेस्पिरेशन तो बोल ही नहीं सकते, ट्रांसपोर्टेशन मूव करने को बोलते हैं, नहीं बोल सकते। तो दो ऑप्शन नहीं है, तो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या बचा, ए इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसपीरेशन, जब एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर या हवा की वजह से प्लांट के पत्तों पे लगा हुआ मॉइस्चर उड़ने लग जाता है, उसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। अगला है आपका द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड, क्या बोला है दोबारा सुनो, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड। ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जो पानी में मिल सकते हैं, और फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के से बने हुए सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स जब मूव करने लग जाते हैं तो उनको हम कहाँ मूव करेंगे, जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत होगी, प्लांट्स के हर पार्ट पे मूव करेंगे, हर लोकेशन पे मूव करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। मतलब ऐसे प्रोडक्ट जिसकी जहाँ पे ज़रूरत है वो वहाँ पे चला जाए, उसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो समझ में आ गया ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है। तो ट्रांसपोर्ट होना किसी भी सॉल्यूबल मटेरियल का जो फोटोसिंथेसिस से बना है हर पार्ट ऑफ द प्लांट में, तो उसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। आगे चलते हैं, बोला है द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो आपका एक्सक्रीशन करने का जो सिस्टम होता है हमारा ह्यूमन बींग्स का, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अ पेयर ऑफ किडनी, बिल्कुल हम यूरिन उसके थ्रू ही निकालते हैं। पेयर ऑफ यूट्रस, बिल्कुल उस यूरिन के थ्रू, यूट्रस के थ्रू ही होता हुआ आपका यूरिन निकलता है। अ यूरिनरी ब्लडर एंड अ यूरेथ्रा, तो ये तीनों की तीनों, चारों की चारों चीज़ें आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर इंक्लूड होती है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका ब्लैडर भी आता है, यूरिनरी ब्लैडर, और यूरेथ्रा भी आता है, आपका यूरेटर भी आता है, किडनी, पेयर ऑफ किडनी भी आता है। तो ये चारों चीज़ें आपकी एक्सक्रेटरी सिस्टम या एक्सक्रीटा के अंदर, एक्सक्रीटा को बाहर निकालने के अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट होता है फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। तो पहली बात को पढ़ते हैं, ऑप्शन ए को पढ़ते हैं। CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स, क्या CO2 जो होता है वो ब्लड के अंदर, लंग्स के अंदर जाने के बाद में रिमूव हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगले को पढ़ते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी, तो जो ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है वो किडनी के अंदर ही साफ होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी को पढ़ते हैं, द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ब्लड, बिल्कुल ब्लड को साफ करने का काम, साफ करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो आपका यूरिन होता है। तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। तो आप बोल सकते हो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फर्दर। 43rd में आपको बोला है कि द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ अ कोयल ट्यूब इज कॉल्ड। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसको लिख लेना कहीं पे। बोला है कि किडनी जो है उसके अंदर कौन सी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी एक चीज़ है जो एसोसिएटेड है, जिसका जो शेप होता है वो कप शेप होता है। तो कप शेप किसका होता है, ग्लूमेरुलस का होता है, नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, रॉन्ग आंसर। वोमेंस कैप्सूल का होता है, बिल्कुल होता है। वोमेंस कैप्सूल का शेप कप शेप होता है और ये किडनी से एसोसिएटेड है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाता है। अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है अभी भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले चैप्टर को देखो, फिर क्वेश्चंस देखा करो, फिर आप PDF को प्रिंट करके अपने पास में नोट्स रख लिया करो। बस 3 चीज़ें चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो अभी भी लिंक पे नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके चैप्टर को देखो, और उसी चैप्टर के लिंक मैंने, उसी चैप्टर के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसी वीडियो का लिंक दे रखा है, दोबारा से आके इस वीडियो को देख लेना। इससे आपका क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट दोनों एक साथ क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट इज़ इंपॉर्टेंट बट क्वेश्चन ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 50-50 रोल अदा करते हैं दोनों चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड, फिल्ट्रेशन यूनिट्स को क्या बोलते हैं, जो किडनी के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्या नेफ्रॉन बोलते हैं, यस और नो, नेफ्रॉन ही बोलते हैं। क्योंकि हर एक किडनी के अंदर 1 मिलियन से लेके और 5 मिलियन तक आपको नेफ्रॉन मिल जाएंगे, है ना। इट्स डिपेंड ऑन द बॉडी टाइप, ठीक है। तो नेफ्रॉन एक फिल्टर पेपर का काम करता है आपके ब्लड को साफ करने के लिए। लेट्स मूव फर्दर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ
एनाबॉलिक प्रोसेस, इनमें से कौन सा है जो एनाबॉलिक प्रोसेस बोला जाएगा? तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दो तरीके की चीज़ें होती है। एनाबॉलिज्म में स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसको एनाबॉलिज्म बोलते हैं। और कैटाबॉलिज्म जस्ट इसका उल्टा होता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल होता है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। तो एनाबॉलिज्म क्या है? इसमें फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर छोटी छोटी CO2, H2O और सनलाइट की एनर्जी मिलके C6H12O6 बना देते हैं। तो इसको हम एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं, एनाबॉलिज्म बोलते हैं। और अगर मैं देखूँ आपकी बॉडी के अंदर जब हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो उसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों में डिफरेंस समझना है। एनाबॉलिक मतलब बड़ा लार्ज साइज का एक मॉलिक्यूल बन जाना, कैटाबॉलिज्म मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में लार्ज साइज के मॉलिक्यूल का टूट जाना। आगे मूव करते हैं। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर इन एनिमल्स, ह्यूमन और अमीबा। इनमें से किसके एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर होता है डाइजेशन का प्रोसेस, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझना है। एनिमल्स मतलब जितने भी होते हैं, कुत्ते बिल्ली, ह्यूमंस हम लोग, और अमीबा। तो डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जो सेल के बाहर होता हो। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस की बात की? डाइजेशन। तो हमारे एनिमल्स के अंदर जो डाइजेशन होता है वो बाहर होता है, ह्यूमंस के अंदर भी बाहर होता है, अमीबा के अंदर भी बाहर होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते 47th क्वेश्चन पे। इन इन ऑर्डर फॉर द ब्लड टू फ्लो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसे इन्होंने बोला है कि जो ममेलियन होता है ना, ममेलियन हार्ट से मतलब हमारे जो हार्ट की बात हुई है यहाँ पे, तो उसमें जो ब्लड होता है वो कैसे फ्लो करता है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है कि राइट वेंट्रिकल, पल्मनरी आर्टरी, लंग्स, फिर पल्मनरी वेन्स, फिर लेफ्ट आर्टियम। तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये आपका दिल है, वैसे ऐसे होता नहीं है, मैं बना रहा हूँ सिर्फ। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका लेफ्ट आर्टियम और यहाँ पे होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल। और जो ब्लड होता है वो यहाँ पे आपका लंग्स होते हैं, लंग्स से लेफ्ट आर्टियम में आता है और लेफ्ट आर्टियम से वेंट्रिकल में जाता है। फिर उसके बाद में ये बॉडी में जाता है आपकी, और बॉडी से जाता है आपका राइट आर्टियम में, और राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल से होता हुआ आपके बॉडी में वापस चला जाता है। ठीक है, आपकी बॉडी में दोबारा से चला जाता है। तो इन्होंने पूछा है कि आपको यहाँ पे क्या बताना है, एक सीक्वेंस बताना है कि किस तरीके से ब्लड फ्लो करता है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस दे रखा है कि राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से होता हुआ यहाँ पे पल्मनरी आर्टरी, ये आपका क्या है, पल्मनरी आर्टरी है। उसके बाद में यहाँ पे पूछा है कि लंग्स पे जाता है, बिल्कुल जाता है, पल्मनरी वेन्स में जाता है, उसके बाद इसको हम पल्मनरी वेन्स बोलते हैं। आपने चैप्टर नहीं देखा, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ चैप्टर को एक बार देख लो, नीचे लिंक है, आप जाके देख लो। फिर लेफ्ट आर्टियम में आता है, बिल्कुल आ रहा है लेफ्ट आर्टियम में। तो ये आपका ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट हो गया, तो बी पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर, आगे चलते हैं। द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन, मतलब जो फैट होता है वो डाइजेस्ट होने के बाद फैटी एसिड्स में बदलता है, बिल्कुल बदलता है। ओके, ग्लाइसरोल, ग्लाइसेरोल में बदलता है, बिल्कुल बदलता है। तो ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि डी इज़ द एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आ गई बात? तो फैटी एसिड, जो देखो फैट होता है वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद में फैटी एसिड्स में बदलता है, फैटी एसिड्स और ग्लाइसेरोल में बदलता है। दोनों ही चीज़ों में वो डिवाइड होता है। सिंपलर फॉर्म है आपकी फैट की, सिंपलर फॉर्म है फैटी एसिड और ग्लाइसेरोल, याद रखना है दोनों चीज़ें। नेक्स्ट पूछा है कि कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स, जो आपकी लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स होती है, कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट। ठीक है, जो आपकी फैट की जो लार्ज ड्रॉपलेट है वो स्मॉलर ड्रॉपलेट में बदलती है, इसको क्या बोलते हैं? पहला आपको दे रखा है एनाबॉलिज्म, न्यूट्रलाइजेशन, एसिमिलेशन या फिर इम्यूलिफिकेशन।
इमल्सिफिकेशन, तो देखो इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जो लार्ज फैट ड्रॉपलेट है वो स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, इसको लिख लेना है नोट NOTE करके। जो चीज़ें आपको बुक में ना मिले क्वेश्चंस में हो तो उनको नोट करके लिख लिया करो नीचे ऊपर कहीं पे भी, क्योंकि वो एक नई इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का फैलना और सिकुड़ना क्या बोला जाता है, बताओ। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जिसको बोलते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होना और एक्सपेंशन होना, इसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट या पेरिस्टाल्सिस भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपके 50 इंपॉर्टेंट MCQs थे। अगर आपको इनमें किसी में भी कन्फ्यूजन है, आप नीचे लिंक दे रखा है चैप्टर का, उसको प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, उसको जाके देखो, फिर इसको देखो। उसके बाद में PDF भी अटैच कर रखी है मैंने, उस PDF को पढ़ो। गारंटी है कोई भी 95% क्वेश्चन आप ठीक करके आओगे। थैंक यू।